नमस्ते। आज के इस खास विश्लेषण में हम भारत के समानता के अधिकार की गहराई में उतरने वाले हैं। देखिए, ये सिर्फ किताबों में लिखे कुछ कानूनी अनुच्छेदों का बोरिंग समूह बिल्कुल नहीं है, बल्कि इसे एक बेहद डायनामिक समानता संहिता या यूं कहें कि एक इक्वालिटी कोड मानिए। ये एक ऐसा शानदार ब्लूप्रिंट है जिसके गियर्स और पहिए हमारे ऐतिहासिक रूप से बंटे हुए समाज को एक समतावादी राज्य में बदलने का काम लगातार कर रहे हैं। तो चलिए हमारे इस लोकतांत्रिक ढांचे की मजबूत नींव को करीब से समझते हैं। तो चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं। जरा संविधान सभा में डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर की इस बेहद अहम चेतावनी पर गौर कीजिए। उन्होंने कहा था, राजनीति में हमारे पास समानता होगी, लेकिन सामाजिक और आर्थिक जीवन में हमारे पास असमानता बनी रहेगी। ये बात उन गहरे विरोधाभासों को साफ तौर पर रेखांकित करती है जिनका सामना इस नए राष्ट्र को करना ही था। मतलब, एक व्यक्ति एक वोट से राजनीतिक समानता तो मिल गई, ठीक है, लेकिन उन गहरी खाइयों का क्या जो सदियों पुराने सामाजिक और आर्थिक पदानुक्रम से बनी हैं, जो समाज को टूटी हुई जंजीरों और ऊंची नीची सीढ़ियों की तरह बांटती हैं। इसीलिए हमारे संविधान निर्माताओं को एक ऐसी स्पष्ट और मजबूत संहिता की सख्त जरूरत थी जो समाज की इन गहरी खाइयों को हमेशा के लिए पाट सके। और आज के इस सफर में हमारा रोड मैप कुछ इस तरह दिखेगा। सबसे पहले हम समानता की नींव को समझेंगे, फिर सकारात्मक कार्रवाई की रूपरेखा देखेंगे, उसके बाद सामाजिक पदानुक्रम को तोड़ने वाले पहलुओं पर बात करेंगे, फिर वास्तविक समानता की ओर जो बदलाव आया है उसे डिकोड करेंगे, और अंत में पहचान और प्रतिच्छेदी न्याय यानी इंटरसेक्शनल जस्टिस को समझेंगे। तो शुरू करते हैं हमारे पहले पड़ाव से, समानता की नींव, दो मुख्य स्तंभ। आइए देखते हैं कि अनुच्छेद 14 कैसे हमारे लोकतंत्र की आधारशिला बनता है। अब इस तुलना को देखिए। हमारा अनुच्छेद 14 दरअसल दो अलग अलग वैचारिक स्तंभों पर टिका है। बाईं ओर हमारे पास ब्रिटिश कॉमन लॉ की परंपरा है। यह एक नकारात्मक अवधारणा है जिसका सीधा सा मतलब है कि किसी के पास कोई ताज या खास विशेषाधिकार नहीं होगा। हर कोई आम कानून के दायरे में आएगा। लेकिन सिर्फ इतना काफी नहीं था, है ना? इसलिए दाईं ओर देखिए, अमेरिकी संविधान से प्रेरणा लेते हुए हमने एक सकारात्मक ढाल भी जोड़ दी, यानी कानूनों का समान संरक्षण, समान परिस्थितियों में सभी के साथ समान व्यवहार की गारंटी, विशेषाधिकारों पर रोक और सक्रिय संरक्षण का ये हाइब्रिड मॉडल ही भारत में समानता की असली और मजबूत नींव तैयार करता है। चलिए अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये सिद्धांत समय के साथ कैसे विकसित हुआ। इस टाइमलाइन पर नजर डालिए। कहानी शुरू होती है 1952 के अनवर अली सरकार मामले से, जहां एक सीधा साधा उचित वर्गीकरण का टेस्ट अपनाया गया था। लेकिन असली गेम चेंजर साबित हुआ 1974 का रोयप्पा मामला। इसने बिल्कुल साफ कर दिया कि समानता और मनमानी ये दोनों एक दूसरे के कट्टर दुश्मन हैं। अगर राज्य का कोई भी कदम मनमाना है तो वो अपने आप ही असमान हो जाएगा। और यही शानदार विकास हमें 2017 के ऐतिहासिक शायरा बानो मामले तक ले आता है, जहां स्पष्ट मनमानी यानी मैनिफेस्ट आर्बिट्रेरीनेस के आधार पर बड़े और कड़े फैसले लिए गए। अब आते हैं दूसरे हिस्से पर, सकारात्मक कार्रवाई की रूपरेखा, सुधार के उपकरण। चलिए अनुच्छेद 15 और 16 की तरफ चलते हैं। यहाँ आपको अनुच्छेद 15 और 16 की दोहरी प्रकृति समझना बहुत जरूरी है। ये एक साथ दो काम करते हैं। एक तरफ ये धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग या जन्मस्थान जैसे आधारों पर किसी भी तरह के भेदभाव पर बिल्कुल सख्त पाबंदी लगाते हैं, एकदम नो एंट्री। लेकिन दूसरी तरफ यही अनुच्छेद एक सुरक्षात्मक हाथ भी बढ़ाते हैं। ये राज्य को सकारात्मक कार्रवाई या अफर्मेटिव एक्शन लेने की पूरी ताकत देते हैं, चाहे वो स्थानीय निकायों में महिलाओं के लिए आरक्षित सीटें हों, शिक्षा और रोजगार में SC/EBC, SC और ST के लिए रिजर्वेशन हो, या फिर आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों यानी EWS के लिए हाल ही में जोड़ा गया 10% कोटा। ये सब ऐतिहासिक अन्याय को सुधारने के हमारे इसी टूलकिट का अहम हिस्सा हैं। अब सार्वजनिक रोजगार में आरक्षण की सीमाएं और तरीके आखिर तय कैसे हुए, ये पूरी यात्रा इन ऐतिहासिक न्यायिक माइलस्टोन से समझी जा सकती है। 1992 के इंदिरा साहनी मामले को कौन भूल सकता है। इसने 50% की सीमा तय की और OBC के लिए क्रीमी लेयर को बाहर करने का नियम बनाया। इसके बाद 2006 के नागराज और 2018 के जर्नैल सिंह मामलों ने प्रमोशन में आरक्षण के लिए मात्रात्मक डेटा की शर्त रखी और SC/ST पर भी क्रीमी लेयर का सिद्धांत लागू किया।
और बिल्कुल हाल ही में 2024 के दविंदर सिंह मामले में राज्यों को ये शक्ति दी गई कि वे एससी और एसटी के भीतर भी उपवर्गीकरण कर सकते हैं। मकसद बिल्कुल साफ है, यह सुनिश्चित करना कि लाभ छनकर उन तक पहुंचे जिन्हें इसकी सबसे ज्यादा जरूरत है। बढ़ते हैं तीसरे भाग की ओर, ऐतिहासिक सामाजिक पदानुक्रम को तोड़ना, द ब्रेकिंग बॉल। यहाँ बात होगी उन अनुच्छेदों की जो समाज की पुरानी बेड़ियों को काटने के लिए बनाए गए थे। देखिए, हमारे मौलिक अधिकारों में अनुच्छेद 17 अपने आप में बिल्कुल अनूठा है। क्यों? क्योंकि ये एब्सोल्यूट है। इसमें कोई लेकिन या परंतु नहीं है। ये एक भारी हथौड़ी की तरह अस्पृश्यता यानी छुआछूत के किसी भी रूप में अभ्यास पर सीधा और पूर्ण प्रहार करता है। और अगर आपको लगता है कि ये सिर्फ इतिहास की बात है, तो जरा रुकिए। अभी 2024 के सुकन्या शांता फैसले में ही सुप्रीम कोर्ट ने जेल नियमावलियों की उन छिपी हुई जंजीरों को तोड़ दिया, जहां कैदियों की जाति के आधार पर उन्हें साफ सफाई जैसे काम सौंपे जाते थे। ये साबित करता है कि ये संवैधानिक जनादेश आज भी अदालतों द्वारा कितनी मुस्तैदी से लागू किया जा रहा है। इसी से जुड़ा है अनुच्छेद 18, जो एक योग्यता आधारित समाज की वकालत करता है। इसका सीधा सा काम है राज्य को ऐसी कोई भी उपाधि या टाइटल बांटने से रोकना जो समाज में एक नया कुलीन या वीआईपी वर्ग पैदा कर दे। बालाजी राघवन मामले में सुप्रीम कोर्ट ने यह बिल्कुल साफ कर दिया था कि शैक्षणिक और सैन्य सम्मान या फिर भारत रत्न और पद्म पुरस्कार जैसे राष्ट्रीय सम्मान ये असाधारण देश सेवा के लिए दिए गए पुरस्कार हैं। ये कोई राजा महाराजा वाली उपाधि नहीं है और इनका इस्तेमाल आप अपने नाम के आगे या पीछे बिल्कुल नहीं कर सकते। अब हम अपने विश्लेषण के चौथे और बहुत ही अहम हिस्से पर आते हैं, वास्तविक समानता की ओर बदलाव, एक दार्शनिक मोड़। ये हमारी कानूनी सोच में एक बहुत बड़ा शिफ्ट था। तो ये वास्तविक समानता या सब्सटेंटिव इक्वालिटी आखिर है क्या? देखिए, इसका मतलब ये मान लेना बिल्कुल नहीं है कि दौड़ में हर कोई एक ही स्टार्टिंग लाइन से दौड़ना शुरू कर रहा है। ये कानूनी ढांचा इस सच्चाई को स्वीकार करता है कि हमारे समाज में प्रणालीगत या सिस्टेमिक रुकावटें मौजूद हैं। इसलिए ये राज्य से सिर्फ चुपचाप खड़े रहने या न्यूट्रल रहने की उम्मीद नहीं करता, बल्कि ये डिमांड करता है कि राज्य आगे बढ़कर सकारात्मक कदम उठाए ताकि परिणामों की वास्तविक समानता और वितरणात्मक न्याय यानी डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस सुनिश्चित हो सके। और ये तुलना इस पूरे कॉन्सेप्ट को बहुत ही शानदार तरीके से समझाती है। बाईं ओर देखिए, ये औपचारिक समानता है जो सिर्फ समानता यानी सेमनेस पर फोकस करती है। ये बिना कुछ सोचे समझे सबके पैरों के नीचे एक ही साइज का बक्सा रख देती है। लेकिन सोचिए, क्या ये उन लोगों को अनजाने में सजा नहीं दे रही जो ऐतिहासिक या शारीरिक रूप से पहले से ही नुकसान में है? बिल्कुल दे रही है। अब दाईं ओर देखिए, ये है वास्तविक समानता। इसका फोकस परिणाम पर है। इसका लक्ष्य है कि हर कोई दीवार के पार मैच देख सके, जिसके लिए अलग अलग लोगों को उनकी ज़रूरत और ऐतिहासिक नुकसान के हिसाब से अलग अलग ऊंचाइयों के सपोर्ट की ज़रूरत होती है। यही है असली न्याय। आजकल की बड़ी कानूनी बहसों में आप इस वास्तविक समानता को एक्शन में देख सकते हैं। 2024 में ही सुप्रीम कोर्ट ने साफ किया कि विकलांग व्यक्तियों के लिए इमारतों या सुविधाओं तक पहुंच बनाना कोई दान नहीं है, बल्कि ये उनका बुनियादी मानवाधिकार है। इसी तरह 2022 के बहुचर्चित ईडब्ल्यूएस फैसले ने भी इसी समानता की सीमाओं को परखा, जहां जजों के बहुमत ने माना कि आर्थिक अभाव अपने आप में एक बड़ा नुकसान है और इसके आधार पर 10% कोटे को कायम रखना बिल्कुल सही है। वहीं असहमति जताने वाले जजों का तर्क था कि सबसे गरीब तबके को सिर्फ इसलिए बाहर कर देना क्योंकि वे एससी, एसटी या ओबीसी से आते हैं, ये अपने आप में भेदभावपूर्ण है। ध्यान दीजिए, दोनों ही पक्ष दरअसल एक ही सवाल का जवाब ढूंढ रहे थे कि वास्तविक समानता को सबसे बेहतर तरीके से कैसे हासिल किया जाए। और अब हम पहुंच गए हैं अपने आखिरी भाग पर, पहचान और प्रतिच्छेदी न्याय, आधुनिक ढांचा। ये हमारी समानता के विकास का सबसे नया और दिलचस्प चरण है। अब इस लिस्ट में जो बात सबसे ज्यादा दिलचस्प है वो ये है कि कैसे हमारी न्यायपालिका ने संवैधानिक मानकों का हथियार बनाकर एक एक करके पुरानी और भेदभावपूर्ण प्रथाओं को ध्वस्त किया है। 2017 में 3 तलाक को स्पष्ट रूप से मनमाना घोषित करके रद्द करना हो, 2018 में सबरीमाला मंदिर में महिलाओं के प्रवेश को अनुच्छेद 14 का सीधा मामला मानना हो, या फिर धारा 377 को रद्द करके समलैंगिक संबंधों को अपराध की श्रेणी से बाहर निकालना हो। और हाँ, 2014 में ट्रांसजेंडर व्यक्तियों को जेंडर न्यूट्रल व्यक्ति के रूप में मान्यता देना। इन सभी मामलों में अदालतों ने लिंग, धर्म और सेक्सुअल ओरिएंटेशन के आधार पर होने वाले भेदभाव को जड़ से खत्म करने की कोशिश की है।
इन सब बदलावों ने प्रतिच्छेदी पहचान या इंटरसेक्शनैलिटी के एक बहुत ही जरूरी विचार को जन्म दिया है। इसे कानूनी भाषा में स्ट्रक्चरल टर्न कहते हैं। मतलब अब ये माना जाने लगा है कि भेदभाव कोई वन वे स्ट्रीट नहीं है। अदालतें अब ये समझने लगी हैं कि कोई भी व्यक्ति एक ही समय में कई पहचानों के जाल में फंसकर दोहरे या तिहरे भेदभाव का शिकार हो सकता है। उदाहरण के लिए सोचिए कि कोई एक ही समय में महिला भी है, दलित भी है और विकलांग भी। अब उसके साथ होने वाले भेदभाव को सिर्फ एक खांचे में रखकर नहीं देखा जा सकता। अब व्यक्तिगत मामलों को समाज के इन व्यापक और आपस में जुड़े हुए संरचनात्मक ढांचों के चश्मे से देखा जाता है। तो कुल मिलाकर सबसे अहम बात यह है कि समानता का ये अधिकार कोई रुकी हुई या जमी हुई चीज नहीं है। ये एक जिंदा और सांस लेता हुआ ढांचा है। जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं, हम डिजिटल डिवाइड और जलवायु न्याय जैसी बिल्कुल नई और जटिल चुनौतियों का सामना कर रहे हैं। तो अंत में आपके लिए एक सवाल है, जैसे जैसे नई तरह की असमानताएं पैदा हो रही हैं, क्या हमारी ये समानता संहिता इतनी लचीली और मजबूत साबित होगी कि भविष्य के इन तूफानों के बीच भी हर कीमत पर हर इंसान की गरिमा की रक्षा कर सके? ये एक ऐसा सवाल है जो हम सभी को सोचने पर मजबूर करता है। इस गहरे और रोमांचक विश्लेषण में हमारे साथ जुड़े रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।